मुद्रा पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति के लिए क्या क्या नियंत्रण और उपकरण का प्रयोग में लाएगा? दो तरीके के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि करेंसी निर्गमित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके कार्यों में आप शामिल कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी निर्गमित करता है। दूसरा, ये अंतिम शरण ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, यानी जब कमर्शियल बैंक के पास जनता जाती है ऋण लेने, तो कमर्शियल बैंक उन्हें ऋण देता है, लेकिन कमर्शियल बैंक को जब ऋण की जरूरत होती है या बड़ी बड़ी संस्थाओं को, सरकार को स्वयं ऋण की जरूरत होती है, तो वो कहाँ जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक हो सकता है। देखिए, यहाँ से आंसर शुरू होता है आपका कि मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण या नीतिगत उपकरण के बारे में समझाइए। तो आप लिखेंगे उपकरण दो प्रकार से विभाजित है, पहला परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। अब इनमें सेपरेट क्वेश्चंस भी बनते हैं या पूरा एक लेंथी क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि परिमाणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं या गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। अब इनमें भी आपने जो उपकरण है, जैसे परिमाणात्मक उपकरण में मुद्रा पूर्ति की मात्रा को, सीआरआर तथा बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाओं को शामिल किया गया है। वहीं गुणात्मक उपकरण में बैंकों को ऋण लेने के लिए हतोत्साहित या प्रोत्साहित करना, नैतिक दबाव बनाना या ऋण की सीमा अनिवार्यता, किसी क्षेत्र में ऋण की सीमा अनिवार्यता कर देना, इसके गुणात्मक उपकरण में शामिल है। अब आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सीआरआर किसे कहते हैं या खुले बाजार की क्रियाएं क्या होता है, बैंकों पर नैतिक दबाव किसे कहते हैं। इस तरीके के सेपरेट क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। लघु के अंदर परिमाणात्मक या गुणात्मक के बारे में सेपरेटली इन उपकरणों के बारे में पूछा जा सकता है, या निबंधात्मक में सीधा आपसे पूछेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा के नियंत्रण या मुद्रा की पूर्ति के लिए नीतिगत उपकरण कौन से हैं। तो आपको ये यहाँ पे लिखा चित्र के माध्यम से बना के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे कि इधर आप लिख देंगे परिमाणात्मक और इधर आप लिख देंगे गुणात्मक। इससे बोर्ड के अंदर आपका जो आंसर है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है, फटाक से समझ में आता है, तो आपके नंबर भी बूम करने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपने यहाँ लिखा परिमाणात्मक उपकरण, तो जितने भी परिमाणात्मक उपकरण है आप यहाँ पॉइंट्स बना के लिख देंगे। इसके बाद एक इस तरीके का रेखा चित्र बनाकर आप फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे नीचे की तरफ पॉइंट्स लगा के। इससे क्या, अगर आप बीच में कोई चीज भूल जाते हैं तो आपको वो यहाँ पे रेखा चित्र देख के समझ आ जाती है और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है लास्ट में, मान के चलिए, तो एग्जामिनर को पता था कि आपके पास से नॉलेज है। नेक्स्ट है, आपसे यहाँ पे बताया गया कि खुले बाजार की क्रियाएं किसे कहते हैं। बॉन्ड्स का खुले बाजार में खरीदने और बेचने से है। बॉन्ड्स कौन बेचता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स को खुले बाजार में खरीदने और बेचने की क्रियाएं करता है। यदि खरीदता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होती है? खरीद रहा है तो बढ़ जाएगी। मतलब अगर वो आपसे बॉन्ड्स खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है पैसे का फ्लो कहाँ होगा? अर्थव्यवस्था के अंदर, लोगों के पास। और यदि बेच रहा है तो लोगों की जेब का पैसा कम होगा और फ्लो कहाँ होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इस तरीके की प्रक्रिया ये अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदता है वह इसके लिए चेक द्वारा भुगतान करता है। खरीद रहा है, भुगतान नकद में ना करके किस में कर रहा है? चेक में। ये चेक अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। ये वाली सिचुएशन आप समझ गए होंगे। खुले बाजार की क्रियाएं। अब इसी में देखिए दूसरी सिचुएशन मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। यदि यहाँ पे तो हमको इसने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदता है। अब मैं इसका उल्टा करूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड को बेचता है, तो बेचने से वह इसके लिए चेक द्वारा क्या करेगा? भुगतान लेगा। चेक अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में कमी कर देता है और इस प्रकार की मुद्रा की कमी हो जाएगी। जब लोग बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो उनका पैसा किधर जाने लगेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। खुले बाजार की क्रियाएं दो प्रकार की होती है, पहला तो पूर्ण रूप से और दूसरा रेपो में। पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रियाएं स्थायी स्वभाव की होती है जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है। क्रिया पढ़ने के बाद हम दूसरे प्रकार की क्रिया पे आते हैं। दूसरे प्रकार की क्रिया है कि जिसमें केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है तथा इस क्रय अनुबंध यानी कि इस समझौते में प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री की तिथि और कीमत का विवरण होता है। पहली में तो क्या है, ना तो पुनः बिक्री करता था ना आपको तिथि निर्धारित की जाती थी। इसमें रीसेल भी कर रहा है और कीमत का
विवरण भी दे रहा है। इस विधि के अनुसार उधार दिए गए द्रव्य पर जो ब्याज दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ये जो आपकी दूसरी प्रक्रिया है, इस विधि के अंदर जो उधार दिए जा रहा है द्रव्य किसे, कमर्शियल बैंक को, ठीक है, पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसी तरीके से प्रतिभूतियों को पूर्ण रूप तो बिक्री के बजाय केंद्रीय बैंक एक अनुबंध के अंतर्गत बिक्री कर सकता है, इसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि तथा कीमत का विवरण होता है। कुल मिलाकर दोबारा से तिथि और कीमत का विवरण हो रहा है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। इस प्रकार अनुबंध को उलटा पुनः क्रय अनुबंध या उलट रेपो कहते हैं। हम अपनी साधारण भाषा में कहते हैं, अगर आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक को आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को अगर लोन दे रहा है कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए, 1 या 2 दिनों के लिए या 24 घंटे के लिए, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट पे वही उल्टा, अगर यहाँ पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं, या फिर रिवर्स रिपर्चेज रेट या रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को इस दर में किस पर व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, परिवर्तन करके प्रभावित कर सकता है। भारत में इस दर को हम बैंक दर कहते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। इसमें आप देखिए, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मुद्रा की पूर्ति को इस दर में किस पर व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यहाँ कहने का मतलब है आरबीआई यहाँ पे लोन दे रहा है किसे, व्यावसायिक बैंक को, और ये किस दर पे दे रहा है, उस दर को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहा जाता है। एक विस्तृत चर्चा करते हैं। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है। यदि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसा एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनेगा, इसका आंसर आपका होगा मुद्रा। सबसे तरल संपत्ति कौन सी है, मुद्रा। इस अर्थ में है कि वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। अच्छा, मुद्रा की अवसर लागत भी होती है। अवसर लागत का मतलब है, जैसे एक उदाहरण समझाती हूँ। मेरे पास मान के चलिए 10,000 रुपए है, जिसे मैंने बैंक के अंदर जमा कर दिया है। आज इस 10,000 की वैल्यू सिर्फ 10,000 ही है, लेकिन यदि मैं इस 10,000 को बैंक में साल भर के लिए जमा करा देती हूँ, तो जो भविष्य मुझे ब्याज दर मिलेगी वो इसके अंदर शामिल होगी। तो ये जो मेरा 10,000 का पैसा है और जो मेरी ब्याज दर है, दोनों को मिलाकर मेरा को जो अमाउंट मिलेगा वो 10,000 से बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि उसमें ब्याज शामिल है। इसे हम कहते हैं मुद्रा की अवसर लागत। मुद्रा कोष रखने की इच्छा के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। अच्छा, मुद्रा कोष क्यों रखा जाए? सबसे पहले तो इसके उद्देश्य 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले, आप मुद्रा क्यों रखते हैं? समव्यवहार प्रयोजन के लिए। कोई भी कार्य करते हैं, हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। व्यवहार मांग आपकी मासिक आय के आधी के बराबर, या दूसरे शब्दों में आपके मासिक समव्यवहार का मूल्य आधा है। अच्छा, यहाँ मुद्रा के समव्यवहार मांग को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, यहाँ पे MDT, M यानी किसी भी समय पे, T मतलब समय, विशेष समय, D मतलब मांग, M मतलब मुद्रा। या किसी विशेष समय पे मुद्रा की जो मांग है, समव्यवहार करने के लिए जो मुद्रा यूज की जाती है, उसे हम ऐसे लिखते हैं कि MDT इज इक्वल टू K इंटू T। यहाँ पे हम मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण करते हैं, उसे हम मुद्रा का संचलन वेग करते हैं। संचलन यानी चलने वाला वेग, किस गति से मुद्रा चल रही है। अगर मुद्रा की जो आपकी एक इकाई है, उसकी एक इकाई अवधि में, यानी एक समय में मेरे हाथ में 100 रुपए हैं, उसी 100 रुपए को मैंने दुकानदार को दिए, दुकानदार ने उसी 100 रुपए को मान के चलिए तो व्यापारी को दिए, तो व्यापारी ने उसी समय उसे उत्पादक को दिए। तो इस तरीके से इसका संचलन वेग 400 रुपए के बराबर हो गया। इसे हम मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं, जिसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं 1/K, जिसे हम संचलन वेग भी कहते हैं। MDT इज इक्वल टू T। यहाँ पे मुद्रा की जो डिमांड है और मुद्रा का एक विशेष समय है, उसके अंदर जो मुद्रा की डिमांड है उसको गुणा किया जाता है। मतलब आपके पास इस वक्त मुद्रा की मांग कितनी है? 100 रुपए। हमने एक उदाहरण ले लिया, मुद्रा की मांग कितनी है? 100 रुपए। और वो कितने, उसका संचलन वेग कितना हुआ? वो उसका संचलन वेग 400 हुआ, क्योंकि वो 4 बार अलग अलग हाथों में एक विशेष समय पे गई है। इस तरीके से हम संचलन वेग को ज्ञात करते हैं। 1/K को हम V से डिनोट करते हैं, जिसे हम संचलन वेग भी कहते हैं। और उसके औसत कीमत स्तर के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी मुद्रा की अगर आय ज्यादा है तो मुद्रा का कीमत स्तर भी बढ़ेगा, और आय कम है तो मुद्रा का कीमत स्तर भी घटेगा। इस तरीके से इन दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है। समव्यवहार को हम पढ़ने के बाद हम आते हैं, मुद्रा की जो जरूरत है वो सट्टा के उद्देश्य के प्रयोजन से भी की जाती है। सट्टा मतलब बंध पत्र।
सबसे पहले हम बंध पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बंध पत्र होता क्या है? बंध पत्र एक ऐसे कागज है जो एक समयावधि के उपरांत यानी एक लिमिटेड समय के लिए भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। यानी आपको बंध पत्र खरीदते हैं, मान के चलिए 100 रुपए में खरीदा है, तो उसके लिए आपने क्यों खरीदा? अगर यही 100 रुपए आप बैंकों में जमा करते तो आपको ब्याज मिलता और ये 100 रुपए बढ़ के आपको प्राप्त होते। लेकिन यदि आपने बंध पत्र खरीदा है तो जाहिर सी बात है उससे भी आपको कमाई होगी और इस 100 रुपए का मूल्य बढ़ेगा। तो जो मौद्रिक प्रतिफल है वो 100 रुपए से बढ़कर आएगा। सरकार या फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए इन कागजों को जारी करती है। बंध पत्र क्यों जारी करे जाते हैं? बंध पत्र उधार के लिए जारी किए जाते हैं और ये उधार किनसे लिया जाता है? ये उधार जनता से मांगा जाता है। इन कागजों को जारी करने और बाजार में इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। उधार कौन ले रहा है हमारे से? सरकार या फर्म ले रही है। उधार किससे ले रही है? जनता से ले रही है। उनसे उधार लेने के बदले पैसा ले जब उनसे ले रही है तो उन्हें क्या दे रही है? उन्हें बंध पत्र दे रही है, जो कि एक कागज का टुकड़ा होता है। भविष्य में इसकी रकम बढ़ के हमें मिलती है, इस वजह से हम बंध पत्र में अपना निवेश करते हैं। जिस तरीके से बैंकों के अंदर ब्याज मिलता है, ऐसे ही बंध पत्र से भी हमें अधिक आय प्राप्त होती है। बंध पत्र की कीमत यानी कि जो हमने 100 रुपए मानी थी और ब्याज की बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होता है। प्रतिलोम यानी विपरीत संबंध होता है। यदि मान के चलिए बंध पत्र की कीमत ज्यादा है तो ब्याज की दर अगर कम होगी तो ही फर्म क्या करेगी? बंध पत्र से पैसा उधार लेगी। लेकिन अगर उधार फर्म और सरकार को महंगा पड़ रहा है तो वो बंध पत्र को नहीं खरीदेगी। बंध पत्र की कीमत में गिरावट से हुई इस हानि को बंध पत्रधारी की पूंजी हानि कहते हैं। अब कभी कभी हमने 100 रुपए का बंध पत्र तो ले लिया है, लेकिन मान के चलिए उसकी कीमत में गिरावट आ गई। मान के चलिए बंध पत्र 99 रुपए का हो गया, तो 99 रुपए की जो हमें 1 रुपए की हानि यहाँ पे हो रही है, उस हानि को हम बंध पत्रधारी जिसने बंध पत्र को धारण कर रखा है उसकी पूंजी हानि हम इसे कहते हैं। और यदि यहाँ पे लाभ होता है तो उसे हम पूंजी लाभ कहते हैं। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में व्युत्क्रम संबंध होता है। अब इसको देखिए, ये तरलता पाश नाम से क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें आपको इस तरीके का फॉर्मूला समझाना होगा। MDS एस आपका यहाँ पे जो यहाँ पे आपका है अनंत, ये जो आपका MDS का मूल्य आएगा ये अनंत मूल्य आएगा। R रेट यहाँ पे मैक्सिमम है, R यहाँ पे मिनिमम है, यानी ये आपका किसको शो करता है? 0 से अनंत तक के मूल्य को। देखिए R यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए ब्याज दर है। R मैक्सिमम अधिकतम ब्याज दर है, R मिनिमम निम्नतम ब्याज दर है। MDS का मूल्य 0 से अनंत तक बढ़ता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि MDS का मूल्य कितना है, तो आप लिखेंगे 0 से अनंत तक। कहने का मतलब है 0 से अनंत तक इसका मूल्य बढ़ता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और लोग बंध पत्र खरीदते हैं, अगर अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की पूर्ति यानी काफी ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कुछ खरीदेंगे। तो मान के चलिए वो बंध पत्र खरीदते हैं ताकि उन्हें फायदा हो, तो बंध पत्र के लिए मुद्रा इस अतिरिक्त मांग में वृद्धि होगी जिससे बंध पत्र की कीमत बढ़ेगी। अब मुद्रा है, बंध पत्र खरीद रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है बंध पत्र की कीमत में भी कीमत बढ़ेगी और ब्याज की दर में गिरावट आएगी। जब ज्यादा से ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो हमने कहा कि प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। जहाँ पे बंध पत्र की कीमत बढ़ रही है वहां पे ब्याज की दर उसकी गिर रही है। इसके विपरीत यदि बंध पत्र की कीमत गिर रही है तो ब्याज की दर बढ़ रही है। इस तरीके से अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे ब्याज दर में गिरावट आ रही है। अन्य शब्दों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बढ़ी हुई पूर्ति से अधिशेष मुद्रा धारित करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा इंजेक्ट की जाती है, अब मान के चलिए यहाँ पे बंध पत्र की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, लोगों को खरीदना है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? हमारी अर्थव्यवस्था में किसी भी वजह से ज्यादा मुद्रा को डालेगा, तो इसका उपयोग बंध पत्र की मांग में वृद्धि और पुनः आर मिनिमम स्तर के नीचे ब्याज की दर में कमी के बिना मुद्रा अधिशेष के लिए लोगों के लालच को परितृप्त करने में इसका उपयोग किया जाएगा। अब क्या होगा? बंध पत्र की मांग में तो वृद्धि होगी, लोग बंध पत्र तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है उसकी, क्योंकि एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इससे नीचे अब ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि मान के चलिए अब नीचे नहीं आ रहा है यानी ब्याज दर कम नहीं हो रही है, तो लोगों को लालच आएगा और इस लालच को पूरा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, बंध पत्र ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे।
रिजर्व ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा अर्थव्यवस्था में, लोगों के पास वो बंद पत्र खरीदेंगे। हमने कहा प्रतिलोम संबंध पाया जाता है ब्याज दर में, तो बंद पत्र की कीमत अगर बढ़ रही है तो ब्याज की दर घट रही है, लेकिन एक न्यूनतम सीमा तक नहीं पहुंचने दिया जाता, इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हम बंद पत्र को अधिक कीमत पे भी अच्छा खासा ब्याज से मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसे हम तरलता पाश कहते हैं। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग को समस्तरीय अक्ष पर, ब्याज की दर को उधर अक्ष पर अंकित किया गया है। अब इसी के आधार पे हम यहाँ पे रेखा चित्र बनाते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं रेखा चित्र 3.1, इसके अंदर OMDS यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे लिया है और ओ वाई एक्सिस पे हमने आर यानी कि रेट को लिए, जो कि मैक्सिमम रेट हमारी ये है बंद पत्र की, यहाँ तक की ब्याज दर है, और मिनिमम यहाँ पे सरकार ने लोगों को लालच देने के लिए मिनिमम रेट निर्धारित कर दिए और इससे नीचे अब नहीं जाएगा। इसी लालच को तृप्त करने को तरलता पाश में शामिल किया गया है। और यहाँ पे कि जो आपकी ये तरलता पाश की स्थिति है यानी ब्याज की स्थिति है वो रहेगी 0 से इन्फिनिट तक, ये आपके इन्फिनिट यहाँ पे आ गया है। देखिए हम दोबारा इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। पूर्ववर्ती वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और कीमत स्तर का सीधा समानुपाती होता है, जबकि परिवर्ती ब्याज की ब्याज दर व्युत्क्रम संबंध होता है। इसे हम यहाँ पे डायग्राम से समझ चुके हैं। फॉर्मूला आपको याद कर रख लेना है। आर मैक्सिमम होगा, इसमें से हम आर को घटा देंगे और इस आर से हम मिनिमम आर को, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कर दिया गया, उसे घटा देंगे। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति और विभिन्न उपाय। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, नोट और सिक्के आते हैं। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि मुद्रा में क्या क्या शामिल है। मुद्रा में आपकी करेंसी शामिल है, मुद्रा में आपके नोट और सिक्के शामिल है, मुद्रा में जितने भी आपकी जमाएं हैं वो भी इसमें शामिल है। भारत में करेंसी नोट, ये क्वेश्चन बनता है, करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और जो आपके सिक्के हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी हम मुद्रा कहते हैं। ये चीज फिर से रिपीट हो रही है, इन 2-3 बार रिपीट हो चुकी है कि मुद्रा में क्या क्या शामिल है। आपको बस याद रखना है सिक्के भारत सरकार द्वारा और नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं। मांग जमा किसे कहते हैं? जो मांगने पर, ऐसी जमा है, हमारी जमा है, हमने मांग ली, हमें वापस मिल गई, इसे मांग जमा कहते हैं। जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है। इसके अलावा भी कई जमा है। दूसरा अवधि जमा, अवधि यानी समय से रिलेटेड, समय अवधि से रिलेटेड, यानी जो समय अवधि से रिलेटेड जमाएं हैं, जैसे हमारा आरडी है, एफडी है, वो सब इसमें आता है जब तक परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है, और इसे हम आवधिक जमा आते हैं, यानी एक समय अंतराल इसमें हमको दिया जाता है जो हम जमा करते हैं, जैसे 2 साल, 10 साल, 5 साल, ऐसी जमाओं को आवधिक जमा कहते हैं। प्रति करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है और इसी वादे का मतलब है कि ये सार्वभौम में स्वीकार्यता है। आप कहीं भी इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, देश विदेश में। करेंसी नोट और सिक्कों को हम कागजी मुद्रा में शामिल करते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कागजी मुद्रा में सिर्फ आपके नोट ही नहीं आते, आपके सिक्के भी शामिल होते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम कागजी मुद्रा कहते हैं। इनको वैधानिक पत्र भी कहते हैं। वैधानिक पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होते हैं और ये एक वादे पर निर्गमित किए जाते हैं। चेक को किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, अतः मांग जमा वैध मुद्रा नहीं है। अब देखिए जो चेक है वो सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है, हर कोई चेक नहीं ले सकता है और ये उसके ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते कि आप चेक को लीजिए। अब है वैध परिभाषा। संकुचित और व्यापक मुद्रा। मुद्रा को हमने 2 भागों में बांटा है। मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। हमें पता है मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं? जो लोगों के पास है, जो लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मुद्रा को मांग कर रहे हैं, उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों के 4 रूपों में प्रकाशित करता है, लेकिन आरबीआई के द्वारा 4 रूपों में हम मुद्रा को देखते हैं। पहला M1, M2, M3 और लास्ट है M4। इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? देखिए M1 के अंदर ये आपका 20% क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ये
बहुत पुराने क्वेश्चंस में से आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। देखिए M1 में CU और DD शामिल है। CU का मतलब है यहाँ पे लोगों के पास जो आपके नोट और सिक्के हैं यानी कागजी मुद्रा है उसे, और DD यानी आपकी डिमांड जो व्यावसायिक बैंकों में आपने जमाए रखी है, जैसे आवधिक जमा और या फिर मांग जमा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये M1 में शामिल है। M2 के अंदर शामिल है CU यानी कि आपके नोट और सिक्के, और साथ में आपके व्यावसायिक बैंकों की जमाएं प्लस डाकघर के अंदर भी जो आपके जमाएं हैं उन्हें भी। M3 के अंदर शामिल है वही नोट और सिक्के और आपकी व्यावसायिक बैंकों की जमा। इसके साथ साथ व्यावसायिक बैंकों के लिए के पास जो आपकी आवधिक यानी समयावधि को लेकर जमाएं हैं वो। M4 के अंदर शामिल है आपकी M3 यानी कि ये पूरा, और डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब आपके इसमें शामिल है। देखिए हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। यहाँ पे पूछा जा सकता है या पूछा जाता ही है कि संकुचित मुद्रा में कौन क्या क्या शामिल है, तो आप लिखेंगे M1 और M2 संकुचित मुद्रा है, M3 और M4 व्यापक मुद्रा है। तो आपको संकुचित मुद्रा और व्यापक मुद्रा के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। M1 समव्यवहार के लिए सबसे तरल मुद्रा है, यानी M1 जिसमें हम अपने करेंसी, नोट, सिक्के या फिर व्यवसाय बैंकों में व्यावसायिक बैंकों में हमारी जो जमाएं हैं, मांग जमाएं, उन्हें हम M1 में शामिल करते हैं, जो कि बहुत तरल है। उनको जैसे ही हमें प्रयोग में हम लाते हैं वैसे ही हमको उनके नकद के रूप में पैसा मिल जाता है, जबकि M4 इससे कम तरल है। ठीक है, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि संकुचित मुद्रा कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि व्यापक मुद्रा का क्वेश्चन आपका लघुरात्मक में आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि ये अभी रिसेंट में हुई घटना है। इसमें देखिए हुआ क्या था, आपसे पूछा जाता है विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो पहली बात तो विमुद्रीकरण नवंबर 2016 के अंदर रात्रि में 8 बजे हुआ था। तो समय यहाँ नहीं दिया है, आपको सिर्फ नवंबर 2016 याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, इसमें 500 और 1000 के जितने भी नोट थे उन्हें बंद कर दिया गया था, और 500 और 2000 के नए नोटों की श्रृंखला चालू की गई थी। लेकिन 31 दिसंबर 2016 तक ये भी कहा गया कि 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के आप पुराने नोटों को अपने बैंक में जमा करा सकते हैं, और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। अच्छा, ये दोनों तारीखें आपसे नहीं पूछी जा सकती है, बस आपको विमुद्रीकरण के बारे में लिखना होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि 2016 तक पुराने नोटों को जमा कर सकते थे वाणिज्यिक व्यावसायिक बैंकों में, और 2017 में घोषणा सहित रिजर्व बैंक के अंदर, मतलब ये आपके पैसे कहाँ से आए ये सब घोषणा सहित एक फॉर्म भर के आपको रिजर्व बैंक में जमा कराने होते थे। इसके बाद 4000, इसमें क्या सुविधा दी गई कि एक व्यक्ति 4000 रुपए एक दिन में अपने बैंक से ले सकता है, पुराने नोटों की जगह उन्हें बदलवा सकता है। ये सब क्यों किया गया था, ये सब भ्रष्टाचार रोकने, काला धन को निकालने और आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन को रोक लगाने के लिए विमुद्रीकरण किया गया था। कर अनुपालन में सुधार हुआ। अच्छा, अब इससे क्या क्या फायदा हुआ, सबसे पहले तो जो लोग टैक्स में नहीं आ रहे थे वो लोग भी टैक्स में आ गए, लोगों की एक्चुअल आय के बारे में हमें पता चला है, और बैंकों के पास अधिक साधन एकत्रित हो गए। जैसे ही लोग अपने पास पैसा रखना बंद कर देते हैं घरों में, हमने देखा काफी महिलाएं अपने घरों में या बच्चे अपने गुल्लक के अंदर पैसा इकट्ठा करके रखते थे, और वो काफी अच्छा खासा अमाउंट हुआ करता था, उन्हें बैंकों में जमा नहीं करते थे, तो बैंकों के पास क्या हुआ था, जमाओं में कमी आने लगी थी। इस वजह से जितने भी घरों के अंदर या लोगों के पास दबा पैसा है वो निकल के बैंकों में आने लगा, जिसके पास बैंकों में अच्छे खासी जमाएं आने लगी। जिन लोगों को जिनकी आवश्यकता थी उन्हें कम ब्याज के ऊपर ऋण प्रदान किया जा सका। गृहस्थ और फर्म में नकद में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, और सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, लोग अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से अपना भुगतान करना शुरू कर दिया था।